क्लास 10th के लिए लास्ट मिनट रिवाइज के लिए मैं आप लोगों के लिए 5 पोयम किस तरह से आप लोगों को करनी है फटाफट समझ लीजिए, जो भी क्लास में बैठा है और जो भी देख रहा है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो, इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया थीम आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमंस इमोशंस। तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, हमारे इमोशंस जो हमारी भावनाएं हैं उसको हील करती है, उसको सही करती है। बेटा बात नहीं करेगा कोई भी, सभी को ध्यान इधर देना है। पहले समझ लीजिए, स्टॉप राइटिंग, पहले सिर्फ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। चलिए, तो नेचर हमारे इमोशंस को हील करती है, यानी उन्हें सही कर देती है। होप इज वन ऑफ द थीम ऑफ दिस पोयम। तो इस पोयम की जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो होप है। होप होती है उम्मीद, आशा। ठीक है, आप देखें लास्टली द पोयम गिव्स द मैसेज। तो पोयम हमें क्या मैसेज देती है, आप इस चीज को अच्छे से समझना। दैट स्मॉल नेचर इंसिडेंट्स, छोटी छोटी नेचुरल जो घटनाएं होती है, छोटी छोटी नेचुरल जो इंसिडेंट्स होते हैं इन लाइफ चेंज आवर एटीट्यूड, जो हमारे स्वभाव को, हमारे एटीट्यूड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ध्यान से आप ये लाइन एज वेल एज वहां पे नोट कर सकते हैं, चेंज आवर एटीट्यूड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो, इसमें हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आके बैठता है और उस पेड़ के ऊपर की डस्ट जो है, बर्फ की डस्ट जो है पॉइंट के ऊपर, राइटर के ऊपर गिरती है और उसका माइंड जो डिप्रेस होता है वहां से वो पॉजिटिव अप्रोच में चला जाता है। तो ये पोयम का सेंट्रल आइडिया और थीम आप इसे कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे से में मैंने आपको लास्ट मिनट रिमाइंडर में इसको समझाने की कोशिश की। आप इसको 2-3 लाइन को आप अच्छे से नोट करके आप इसको एक्सप्लेन एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पोयम है फायर एंड आइस, इसके भी राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द थीम ऑफ द पोयम इज ओल्ड एज क्वेश्चन। ये पुराने जमाने का एक क्वेश्चन है कि वेदर द वर्ल्ड इज वुड एंड इन फायर और आइस, कि धरती का अंत जो है वो आग से होगा या बर्फ से होगा। चलिए, द ओपिनियन इज डिवाइडेड, तो इसका मत जो है बटा हुआ है। इसका मत जो बटा हुआ है, समथिंग नेचुरल एलिमेंट, कुछ सोचते हैं प्राकृतिक घटनाएं ऑफ फायर, फायर की प्राकृतिक घटनाएं वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, धरती को खत्म करेगी। एंड सम सेज थिंक आइस वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी बर्फ जो है वो धरती को खत्म करेगा। यहाँ पे यानी यहाँ पे दो अलग अलग मतों की बात की गई है, दो अलग अलग ओपिनियंस की बात की गई है इस पोयम के अंदर। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से करना है। थर्ड आता है टाइगर इन द जू। इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है। और एक 5th नंबर पे अमांडा, इन दोनों में से आपको 2025 के पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है। वापस से आप इसको अच्छे से समझ लें। टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। टाइगर इन द जू कंप्लीट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहां से भी आप इसको पूरा समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका सेंट्रल आइडिया थीम आपको बता रहा हूँ। तो टाइगर इन द जू एक ऐसी कहानी है जो पिंजरे के अंदर बंद एक शेर की है, टाइगर की है, जो कि अभी पिंजरे में बंद है। तो उसके मनोभाव क्या होते हैं और जब वो जंगल में होता है तब उसके मनोभाव क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छी पोयम लिखी गई है। द पॉइंट हैज डिपेक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, यानी जो राइटर है वो चित्रित करता है उसकी मानसिक कंडीशन। मेंटल कंडीशन क्या होता है, मानसिक कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, जो कि पिंजरे में बंद है। केज यानी पिंजरा होता है, टाइगर पिंजरे के अंदर बंद है। एंड कंपेयर टू लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू, और जब वो जू के अंदर होता है या जंगल के अंदर होता है, एट द नेचुरल हैबिटेट, यानी अपने प्राकृतिक आवास में होता है, तब जो है उसकी क्या कंडीशन होगी। हैबिटेट वर्ड यहाँ पे बायोलॉजी से लिया गया है। कोई भी जानवर होता है वो नेचुरल हैबिटेट यानी जहाँ उसका मूल स्थान है वहां उसको बोला जाता है। द टाइगर इज इनरेज्ड एंड स्टॉक इनसाइड द केज। जो बाघ जो है वो यहाँ पे टाइगर क्रोधित है, इनरेज्ड है यानी बहुत गुस्से में है। एंड स्टॉक इनसाइड द केज, वो अपने पिंजरे के अंदर फ्यू स्टेप ही क्या कर पा रहा है, चल पा रहा है, ज्यादा उसको चलने फिरने के लिए जगह नहीं है। वो बहुत गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन ये फिर भी क्या है, एकदम काम है, शांत है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आता है, ही होपफुली लुक एट द ब्राइट स्टार विद द ब्राइट आईज जर्निंग फ्रॉम फ्रीडम। वो रात्रि में आकाश की तरफ, चमकीले तारों की तरफ देखता है कि कोई ऐसा दिन आए कि उसको भी इससे आजादी मिल जाए। और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइन आई है, हिज स्टैंड बिहाइंड द बार्स, यानी उसकी सारी टाइगर की ताकत जो है वो सलाखों के पीछे छुपी हुई है। वो जो भी विजिटर्स आते हैं ना उसको वो इग्नोर करता है। वो कहता है कि यार इनको मेरे मनोभाव की स्थिति का पता नहीं है। तो बहुत ही सुंदर लाइन राइटर के द्वारा लिखी गई है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से 4-5 लाइन बहुत ही बेहतरीन लिखी गई है, जो कि एक तो मस्टर ऑफ करेज, जो कि यंग सीगल वाले पार्ट में से एक, वो मैंने बताया था पेपर हैज मोर पेशेंस देन द पीपल, लोगों की तुलना में पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। एनी फ्रैंक वाले में से एक दो और बताया था बेटा, कौन सा था, एक तो ये हो गया ही स्टैंड बिहाइंड द बार, पेपर हैज मोर, और एक वो मस्टर ऑफ करेज। इसके अलावा और क्या था,
मैंने कल बताया आप सभी लोगों को, टोटल 4 लाइंस मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। काफ़ी बुक में अच्छी अच्छी आपके लाइंस दी गई हैं। फिर आ जाए तो ये नेचुरल लाइफ के अंदर वो कैसे सरवाइव करता है उसके बारे में इस टाइगर की मनोदशा बताई गई। सेम इसी तरह से अमांडा की भी है। अमांडा अगर देखें, मैं बता दूं आप लोगों को, दिस पोएम डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की की मानसिक स्थिति के बारे में बता रही है। माइंड हु इज कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड, जिसको बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। छोटे बच्चों को बड़े लोग जो होते हैं ना, एल्डर्स बार बार डांटते हैं, ऐसा नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, अबाउट डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, बाय हर एल्डर्स, अपने बड़ों के द्वारा। सी टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर, उसको कहा गया है कि अपने कंधे मत झुकाओ, एंड सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठो। सी टोल्ड टू फिनिश होमवर्क एंड टाइडी हर रूम, अपना होमवर्क फिनिश करो और अपने रूम को साफ करो। बार बार छोटे बच्चों को बड़ों के द्वारा टोका जाता है, तो इतना ज्यादा टोकना भी बच्चों के लिए खराब होता है। फिर वो अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं और जो है कहना मानना बंद कर देते हैं। सेम टू सेम स्टोरी इस अमांडा की भी है। अमांडा को उसकी मदर 4 लाइन में डांटती है और अगली 4 लाइन में वो अपने ख्यालों की दुनिया में मरमेड बन जाती है, जल परी बन जाती है, ऑर्फन की तरह, अनाथ लड़की की तरह गलियों में अकेली निकल जाती है। तो समझिए, द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ लाइफ, वो सोचती रहती है, सपने देखती है और फ्रीडम, आजादी के, इन ओपन, बिल्कुल। सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड, वो एक जलपरी बन जाती है। इन द सी ऑफ रोमिंग फ्रंट फार फुट इन द डस्टी स्ट्रीट, मतलब अपने नंगे पैरों के साथ धूल भरी स्ट्रीट को घूमती है। गोल्डन है रपेंजल, एक वो परी होती है ना जिसके सुनहरे बाल होते हैं और एक बड़े टावर के ऊपर रहती है, तो वो रपेंजल बन जाती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है नंगे पैरों के साथ। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। यानी 4 लाइन में उसकी मदर उसको डांटती है और आगे की 4 लाइन में वो जो है अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है। लास्ट बच गए आपके द बॉल पोयम, एक छोटे से लड़के की कहानी है। ग्रिफ ऑफ ए बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल, जो कि अपनी बॉल को खो देता है। अब वो उसकी बॉल खो देने से उसको लगता है, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी सारी संपत्ति होती है, उसको पैसों से, घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता। तो वो छोटी सी बॉल जो है ना, वो उसके लिए पूरा वर्थ है, उसके पूरी जिंदगी की कमाई समझ लो। देखें, एंड सेंस दैट वर्ल्डली पोसेशंस, यानी सांसारिक संपत्ति, उसके दुनिया भर, अब मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए संपत्ति के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस छोटे से बालक के लिए वो बॉल ही सब कुछ होती है। कांट देन फॉरएवर। अब यहाँ पे एक लाइन कही गई है कि जो सांसारिक संपत्ति होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती। इंसान जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता है, लास्ट में मरते समय वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता, वो खाली हाथ ही जाता है। और बूढ़े होने के बाद जितने भी अरबपति करोड़पति होते हैं ना, या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी होता है, तो जब वो जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, उनकी संपत्ति उनके आने वाली संतानों में, और वो खुद के बारे में डिसाइड भी नहीं कर पाते। अगर आप अपने चारों तरफ जिंदगी में देखें, बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा ज्यादा एज हो जाने के बाद उनके घर वाले उनको अच्छे हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाते, वो ये सोचते हैं अब तो इनको मरने दिया जाए तो ही बेहतर है। तो व्यक्ति जिंदगी भर कमाता है, दौड़ता है, लेकिन बाद में उसको इतना भी हक नहीं होता कि उसकी जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका पोसेशंस है, उसको किस तरह से उसके ऊपर खर्च किया जाए। तो यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की संपत्ति, इस छोटी सी बॉल को ही बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सांसारिक संपत्ति है कभी भी साथ नहीं चलती है, लाइफ सर्वाइव। और आगे देखें, can't be there forever even after losing your most prized possession। अगर आप अपनी सबसे धनवान संपत्ति भी खो देते हैं, you have to learn to stand up। तो आपको ये होना चाहिए कि आप वापस कैसे खड़े हो। जैसे आज आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए तो, लेकिन आपके पास इतना माइंड होना चाहिए कि वापस आप जीरो से स्टार्ट कर सकें। टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट विथ लाइफ टू सर्वाइव, और वापस से जीरो से स्टार्ट करके जिंदगी में सर्वाइव करना आना चाहिए। तो मैंने ये 5 पोएम फटाफट आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जितना मैं समझा सकता था मैंने आप लोगों को बताने के यहाँ पे प्रयास किया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।